हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग MSW 002 का इकाई 3 जो वीडियो है, समाज कार्य का इतिहास सामाजिक आंदोलन द्वारा पहले, इसको हम लोग समझने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले इकाई 2 और इकाई 1 जिसने भी वीडियो नहीं देखा है, जिसने भी लेक्चर को नहीं सुना है, वो जा करके आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, उसको सुन सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इकाई 3, खंड 1 का इकाई 3। नमस्कार। आज हम 19वीं सदी के भारत में जो कुछ बड़े बदलाव हो रहे थे उन पर थोड़ी बात करेंगे जी। खासतौर पे दो बहुत अहम हिंदू समाज सुधार आंदोलन रहे हैं, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। बिल्कुल। हमारे पास भारत में हिंदू समाज सुधार आंदोलन नाम के स्रोत से कुछ खास जानकारियां हैं। हाँ। तो मकसद ये है कि इनकी सोच क्या थी, कौन लोग थे इनके पीछे, क्या काम किया और समाज पर असर कैसा रहा, है ना? सही बात है, उसको थोड़ा गहराई से समझे। हाँ, तो चलिए राजा राम मोहन राय से शुरू करते हैं। कई लोग उन्हें आधुनिक भारत का एक तरह से शुरुआती चेहरा मानते हैं। जी बिल्कुल, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है उन्हें। हाँ, तो देखते हैं इन स्रोतों में क्या है। तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की शुरुआत की। जी। वो दौर था जब समाज में जैसे मूर्ति पूजा है या फिर जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था, हाँ, और सती प्रथा जैसी कुरीतियां भी। बिल्कुल, ये सब बातें बहुत गहरी थीं और राय ने इनका खुलकर विरोध किया। हाँ, और उनका जो तरीका था वो भी काफी अलग था। वो हिंदू धर्म को ही अंदर से साफ करना चाहते थे। अच्छा। एकेश्वरवाद पर जोर था उनका, एक ही ईश्वर है। पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने सिर्फ वेद या उपनिषद ही नहीं पकड़े, बल्कि दूसरे धर्मों की जो अच्छी बातें थीं उनको भी अपनाया। एक खुलापन था। बिल्कुल, तर्क और इंसानियत, इनको सबसे ऊपर रखा। और सती प्रथा के खिलाफ तो उन्होंने जैसे एक मुहिम ही छेड़ दी थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ा काम था उनका। सिर्फ ये नहीं कि भाई भावनाएं हैं, बल्कि तर्क देकर समझाया कि ये गलत क्यों है। सही बात है। और मुझे ये बात भी काफी अच्छी लगी कि वो नई तालीम मॉडर्न एजुकेशन के भी हिमायती थे। जी हाँ, 1816 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की। और अपने विचार फैलाने के लिए प्रेस का, अखबारों का इस्तेमाल किया। हाँ, वो बहुत जरूरी था उस जमाने में। और आखिरकार गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को सती प्रथा रोकने के लिए राजी कर ही लिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी। सही में। और ये काम रुका नहीं। बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर आए, फिर केशव चंद्र सेन आए। हाँ, उन्होंने इस मशाल को आगे बढ़ाया। जी, और विधवाओं की दोबारा शादी हो या औरतों की हालत सुधरे, इस पर काम किया। कम उम्र में शादी का विरोध, पढ़ाई लिखाई पर जोर, ये सब जारी रहा। बिल्कुल। और एक बात जो आज भी सोचने वाली है, वो ये कि राय का जो काम करने का तरीका था, लोगों को साथ लाना, अपनी बात पहुंचाना, समर्थन जुटाना, वो आज भी जैसे सोशल वर्क में, हाँ, खासकर बेसहारा औरतों को हिम्मत देने के काम में बहुत मायने रखता है ना? सही कहा, रेलेवेंट है आज भी। जी। हालांकि ये भी सच है कि बाद में ब्रह्म समाज में कुछ आपसी मतभेद हुए और वो थोड़ा कमजोर पड़ गया। ये होता है अक्सर आंदोलनों में। जी। तो ये तो हुई ब्रह्म समाज की बात, तर्क, मेलजोल, सुधार। लेकिन इसी दौर में एक और बड़ी लहर उठी। हाँ, जिसका अंदाज थोड़ा कह सकते हैं अलग था, आर्य समाज। बिल्कुल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में इसकी नींव रखी। जी। कहा जाता है कि ये पश्चिम के असर के जवाब में अपनी जड़ों की तरफ लौटने की एक कोशिश थी। हाँ, कुछ हद तक कह सकते हैं। ये एक तरह से हिंदू धर्म को फिर से जगाने वाला आंदोलन था, पुनर्जागरणवादी। अच्छा। और इसकी पूरी प्रेरणा वेदों से ली गई थी। स्वामी दयानंद का मानना था कि वेद ही असली ज्ञान है, अचूक है। वेदों की ओर लौटो, ये नारा बहुत मशहूर हुआ था। जी हाँ, उनका मकसद था कि हिंदू धर्म उन पंडितों के असर से बाहर निकले जिन्हें शायद उनके हिसाब से वेदों की सही समझ नहीं थी। तो आर्य समाज ने भी कई चीजों का विरोध किया, जैसे मूर्ति पूजा। हाँ, मूर्ति पूजा, पंडितों का दबदबा, रस्में रिवाज और वो जन्म वाली जाति व्यवस्था। और छुआछूत भी। हाँ, छुआछूत का भी जोरदार विरोध किया। वर्ण व्यवस्था को वो मानते थे, पर काबिलियत के आधार पर, जन्म के नहीं। ये एक बड़ा फर्क था। जी। और विधवा विवाह का समर्थन किया, औरतों मर्दों के लिए बराबर सामाजिक और पढ़ने लिखने के हक की बात की। शिक्षा पे तो इनका भी बहुत जोर था शायद। अरे जबरदस्त फोकस था। लड़के लड़कियों दोनों के लिए स्कूल कॉलेज खोले गए, जैसे वो डीएवी कॉलेज। हाँ, 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज और बाद में हरिद्वार में गुरुकुल भी। इससे बहुत से राष्ट्रवादी लोगों को प्रेरणा मिली। उनमें एक आत्मविश्वास, एक आत्मनिर्भरता की भावना जगी। तो एक तरह से राष्ट्रवाद को भी बल मिला। जी बिल्कुल।
लेकिन इन स्रोतों में कुछ मुश्किल पहलू भी दिखते हैं। अच्छा, जैसे एक शुद्धि आंदोलन था। हाँ, सुना इसके बारे में। जिसका मकसद था कि जिन लोगों ने धर्म बदल लिया था उन्हें वापस हिंदू बनाया जाए। कहा जाता है कि इससे समाज में थोड़ी मजहबी दूरियां बढ़ीं। ये तो एक संवेदनशील मुद्दा है। जी, और इस्लाम को लेकर एक थोड़ा नकारात्मक रवैया भी देखने को मिला, ऐसा स्रोत बताते हैं। साथ ही वेदों को ही सब कुछ मानने पर इतना जोर था कि कुछ लोगों को लगा कि ये देश की जो मिली-जुली संस्कृति है, सेक्युलर नेशनलिज्म, उसके रास्ते में शायद थोड़ी रुकावट बन रहा है। और अल्पसंख्यक शायद थोड़ा अलग थलग महसूस करने लगे हों। हाँ, ऐसा भी कहा गया है। फिर भी ये बात माननी होगी कि स्वामी दयानंद ने हमेशा औरतों और मर्दों के बराबर हक की बात की। ये तो बहुत जरूरी बात है, आज भी उतनी। बिल्कुल, लैंगिक समानता की जो आज हम बात करते हैं उसकी झलक वहां दिखती है। तो अगर हम समेटें तो हमने देखा कि ब्रह्म समाज का जोर तर्क पर था, अलग अलग विचारों को मिलाने पर और सती जैसी बुराइयों को हटाने पर। जी, वहीं आर्य समाज ने वेदों की तरफ लौटकर बड़े पैमाने पर समाज सुधार और शिक्षा पर जोर दिया। हाँ, और इसका राष्ट्रवादी असर भी रहा। बिल्कुल, लेकिन उसके साथ कुछ विवादित पहलू भी जुड़े रहे, जैसा कि शुद्धि आंदोलन। सही। हाँ, तो हम 4 प्रमुख आंदोलनों पर फोकस करेंगे: रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक आंदोलन और तरुण बंगाल आंदोलन। ठीक है, चलिए रामकृष्ण मिशन से ही शुरू करते हैं। ये 1887 में स्वामी विवेकानंद ने शुरू किया था, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में। हाँ। मैंने पढ़ा कि विवेकानंद ने न सिर्फ भारत में बल्कि पश्चिम में भी हिंदू धर्म की एक मजबूत तस्वीर पेश की। सही कहा, और उन्होंने छुआछूत जैसी जो सामाजिक बुराइयां थीं उनका भी काफी मुखर विरोध किया। हाँ, और देखिए ये मिशन सिर्फ आध्यात्मिक उपदेशों तक ही नहीं रुका। इसका मुख्यालय तो कलकत्ता के पास बेलूर में है, पर इसके केंद्र जो है वो पूरे देश में है। अच्छा, ये असल में एक बड़ी समाज सुधार संस्था है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, अनाथालय ये सब चलाते हैं और आपदा के समय भी मदद करते हैं। तो मतलब जमीनी स्तर पर काफी काम। बहुत। और इन्होंने शिक्षित वर्ग में एक तरह से राष्ट्रीय चेतना जगाने में भी भूमिका निभाई, और जो कमजोर वर्ग थे उनकी मदद के लिए व्यक्तिगत समाज कार्य, मतलब पर्सन टू पर्सन जो मदद होती है, वो तरीके अपनाएं। ये दिलचस्प है। अच्छा, अगला है प्रार्थना समाज। 1867 में बना। इसके उद्देश्य काफी कुछ ब्रह्म समाज जैसे ही थे ना। हाँ, एकेश्वरवाद, भक्ति, मूर्ति पूजा का विरोध। हाँ, काफी समानताएं थी और बड़े नाम जुड़े थे इससे। आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे। हाँ, रानाडे का नाम तो बहुत सुना है। बिल्कुल। और इस आंदोलन की एक खास बात ये थी कि इसने महिलाओं की समस्याओं पर, उनकी स्थिति सुधारने पर बहुत जोर दिया। अच्छा, किस तरह से? जैसे विधवा पुनर्विवाह पर जो रोक थी उसकी निंदा की, विधवा आश्रम चलाए गए, और बंबई में जो विधवा सुधार संघ था उसने तो पहला विधवा पुनर्विवाह करवाया भी था। इसी दौर में आप देखेंगे कि प्रौढ़ साक्षरता, महिलाओं के लिए संगठन जैसे महिलाओं का भारतीय संघ, राष्ट्रीय भारतीय महिला परिषद, ये सब भी बने। तो महिलाओं के लिए काफी काम हुआ। हाँ, और रानाडे ने यहाँ सामुदायिक संगठन विधि का इस्तेमाल किया, मतलब लोगों को साथ लाकर उनकी जो साझा दिक्कतें हैं उनके हल के लिए कोशिश करना। समझ गई। अच्छा, अब आते हैं सत्यशोधक आंदोलन पर। ये महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने शुरू किया था। जी, ज्योतिबा फुले। स्रोत बताते हैं कि वो खुद तथाकथित निम्न जाति से थे और उन्होंने अछूतों और गैर ब्राह्मणों की जो हालत थी उसे सुधारने और ब्राह्मणवादी वर्चस्व को चुनौती देने के लिए सत्यशोधक समाज बनाया। हाँ, बिल्कुल। पर यह समझना जरूरी है कि ये आंदोलन सिर्फ मतलब ब्राह्मण विरोध तक ही सीमित नहीं था। अच्छा, और क्या था इसमें? फुले ने महिलाओं की आजादी, शिक्षा के प्रसार और सबकी आर्थिक बेहतरी, इन सब पर भी उतना ही जोर दिया। अब देखिए, 1854 में ही उन्होंने अछूतों के लिए स्कूल खोल दिए थे और विधवाओं के लिए निजी अनाथालय भी। 1854 में? ये तो बहुत पहले की बात है। हाँ, और उनकी किताबें सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक और गुलामगिरी, ये बहुतों के लिए प्रेरणा बनी। हाँ, गुलामगिरी का नाम तो सुना है। इस आंदोलन ने गैर ब्राह्मण जातियों में एक तरह की एकजुटता पैदा की और इसका असर दक्षिण भारत तक भी गया। तो काफी व्यापक असर रहा इसका। जी, और फूले ने बदलाव लाने के लिए सामाजिक क्रिया का इस्तेमाल किया, मतलब सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, व्यवस्था को चुनौती देना। सही। अच्छा, आखिर में बात करते हैं तरुण बंगाल आंदोलन की,
यंग बंगाल मूवमेंट। हाँ, यंग बंगाल। ये 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर थे हेनरी डेरोजियो, उनके अनुयायियों ने चलाया था। ये लोग पश्चिमी विचारों से बहुत प्रभावित थे, है ना? बिल्कुल। पश्चिमी साहित्य, दर्शन, जो क्रांतिकारी विचार थी यूरोप के, उनसे बहुत प्रेरणा ली थी इन युवाओं ने। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य निशाना था हिंदू समाज के जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियां थीं, उनका विरोध करना। वो शिक्षा को, खासकर महिला शिक्षा को, बहुत बढ़ावा देना चाहते थे और प्रेस की आज़ादी का इस्तेमाल करके सामाजिक बदलाव लाना चाहते थे। अच्छा, तो उन्होंने पत्र पत्रिकाओं का भी इस्तेमाल किया होगा। हाँ, कई पत्र पत्रिकाओं के जरिए अपने विचार फैलाए, लेकिन उनकी आलोचना भी हुई। उन्हें आंग्लवादी, मतलब अंग्रेजियत का हिमायती और नास्तिक तक कहा गया। तो क्या ये आंदोलन सफल रहा? पूरी तरह से नहीं। उन्हें जनता का उतना समर्थन नहीं मिला। शायद उनका जुड़ाव आम लोगों से उतना मजबूत नहीं बन पाया और संगठन में भी शायद वो निरंतरता नहीं रही। तो 19वीं सदी के मध्य तक आते आते ये आंदोलन एक तरह से खत्म सा हो गया। ओह! लेकिन फिर भी इसने एक बौद्धिक बहस तो छेड़ी और देश के स्वाभिमान और नैतिक बल को बढ़ाने में थोड़ा बहुत योगदान तो दिया ही। कुछ लोग मानते हैं कि व्यावसायिक समाज कार्य वाले जो तरीके होते हैं और जनता से जुड़ाव की कमी, वो भी इसकी विफलता का कारण बनी। तो हमने देखा कि ये चारों ही आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, तरुण बंगाल, सबने अपने अपने तरीके से 19वीं सदी के भारत को बदलने की कोशिश की, भले ही उनकी पहुंच और सफलता अलग अलग रही हों। हाँ, बिल्कुल। हर एक ने समाज पर अपनी एक छाप छोड़ी, किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। सही। और आज हम भारत में मुस्लिम समुदाय के अंदर चले दो बहुत अहम और कह सकते हैं कि कुछ हद तक अलग अलग दिशाओं वाले सुधार आंदोलनों पर गहराई से बात करेंगे, जैसा कि हमारे पास जो जानकारी है उसमें दिखता है। हम बात करेंगे अलीगढ़ आंदोलन की और फिर तालिबाग आंदोलन की। जी। मकसद ये है कि हम समझें कि भाई इन स्रोतों के हिसाब से इनके पीछे की सोच क्या थी, कौन थे मुख्य लोग, उन्होंने क्या तरीके अपनाए और फिर नतीजा क्या निकला। और एक दिलचस्प सवाल ये भी है कि कैसे ये दोनों आंदोलन अपने अपने तरीके से परंपरा और आधुनिकता के बीच एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल। एक तरफ आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का रास्ता था, जैसा अलीगढ़ ने दिखाया, और दूसरी तरफ अपनी मजहबी जड़ों को और मजबूत करने का, जैसा तालिबाग ने किया। सही। तो इन दो रास्तों ने क्या असर डाला, चलिए इसी पर गौर करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अलीगढ़ आंदोलन से। इसके सबसे बड़े नाम तो सर सैयद अहमद खान ही थे। जी। जानकारी बताती है कि वो मुस्लिम समुदाय की जो उस वक्त पिछड़ी हालत थी, उससे काफी चिंतित थे। हाँ। और वो मानते थे कि इसकी बड़ी वजह है रूढ़िवादी सोच और पश्चिमी शिक्षा से एक तरह का परहेज। बिल्कुल। तो उनके सामने चुनौती दोहरी थी, जैसा आपने कहा। एक तो अंग्रेज सरकार और मुसलमानों के बीच जो थोड़ी कड़वाहट आ गई थी, उसे कम करना, और दूसरा जो ज्यादा मुश्किल था शायद, वो था पश्चिमी तालीम के जरिए जो पारंपरिक सोच थी उसको बदलना। हाँ, ये आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। और देखिए, ये दिलचस्प है कि जैसे राजा राम मोहन राय ने हिंदू समाज में अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई थी, हाँ। वैसे ही सर सैयद ने भी मुस्लिम समाज में ऐसी बातों पर सवाल उठाए। उन्होंने जोर दिया कि भाई कुरान को भी वक्त के तर्क और विज्ञान की रोशनी में समझना चाहिए। अच्छा। हाँ, उनका साफ मानना था कि कुरान की कोई भी ऐसी तशरीह, ऐसी व्याख्या जो अक्ल के या साइंस के या नेचर के खिलाफ जाए, वो असल में वो सही व्याख्या है ही नहीं, वो गलत फहमी है। ये तो काफी क्रांतिकारी सोच थी उस समय के हिसाब से। यकीनन। और उन्होंने सिर्फ सोचा नहीं, किया भी। जैसे उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग पे जोर दिया, विचारों की आजादी की बात की, जी, कट्टरता से बचने को कहा, कई स्कूल खोले, पश्चिमी किताबों का उर्दू तर्जुमा करवाया, और फिर सबसे बड़ा काम 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज खोला। हाँ, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। बिल्कुल। और कमाल की बात यह थी, जैसा सोर्स बताते हैं, कि यह सेक्युलर था, हिंदू, पारसी, ईसाई सबके लिए खुला था। जी हाँ। और ये सिर्फ तालीम तक ही नहीं रुका, उन्होंने समाज सुधार की भी बात की, पुरानी रस्में छोड़ने की। अच्छा। जैसे खासकर महिलाओं की हालत को लेकर वो काफी सोचते थे। उन्होंने पर्दा हटाना और लड़कियों की पढ़ाई की हिमायत की। और साथ ही जो उस वक्त चलन था एक से ज्यादा शादी का या आसानी से तलाक दे देने का, उसकी भी उन्होंने निंदा की। और यहाँ उन्होंने एक तरीका अपनाया जिसे हम आज सोशल वर्क में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं,
मतलब लोगों को जोड़ना, ग्रुप बनाना और मिलकर बदलाव लाना। अच्छा, यानी जमीनी स्तर पर काम। बिल्कुल। लेकिन जाहिर है जब नए विचार आते हैं तो विरोध भी होता है। हाँ, वो तो हुआ ही। जानकारी कहती है कि जो कट्टरपंथी मुस्लिम नेता थे उन्होंने सर सैयद का काफी विरोध किया जी। और ये भी कहा जाता है कि शायद इसी वजह से अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त में वो धार्मिक सुधारों से थोड़ा हट गए और कुछ हद तक अलगाववादी राजनीति की तरफ उनका झुकाव हो गया। हाँ, ये एक पहलू है। उनके साथियों में चिराग अली, हाली, नजीर अहमद, शिबली नोमानी जैसे बड़े नाम थे। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं के लिए उनका रवैया काफी पॉजिटिव था और ये जो कम्युनिटी को संगठित करने का तरीका था वो बहुत अहम था। सही बात है। अच्छा, तो ये तो हुई अलीगढ़ की बात, जहां जोर पश्चिमी शिक्षा और तर्क पर था। जी। अब चलते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में। उत्तर भारत में एक बिल्कुल अलग तरह का आंदोलन उभर रहा था, तालिबाग आंदोलन। हाँ, मेवात के इलाके में। हाँ, मेव समुदाय के बीच। और इसे शुरू किया था मौलाना इलियास ने, शायद 1920 के दशक के आखिर में। जी। मेव लोगों की कहानी भी अलग है। वो असल में हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन इस्लाम अपनाने के बाद भी वो कई पुराने हिंदू रीति रिवाज मानते रहे, कुछ त्योहार भी मनाते थे। मतलब एक मिलीजुली सी संस्कृति थी। बिल्कुल। और यहीं पर मौलाना इलियास का नजरिया अलीगढ़ से एकदम अलग था। उन्होंने जोर दिया धार्मिक कह सकते हैं शुद्धता पर। अच्छा। मतलब वो चाहते थे कि मेव समुदाय पूरी तरह से इस्लामी तौर तरीकों को अपनाए और ये जो मिलीजुली परंपराएं हैं इन्हें छोड़ दें। हाँ। इसके लिए उन्होंने प्रचारकों की टोलियां बनाई जिन्हें जमात कहा जाता था। अच्छा। और मौलाना के 6 बुनियादी इस्लामी उसूलों का प्रचार करते थे। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजे के तौर पर जैसा स्रोत बताते हैं, मेवात में इस्लामीकरण तेजी से हुआ। उनकी जो एक अलग इस्लामी पहचान थी वो और मजबूत हुई। लेकिन इसका एक दूसरा असर भी हुआ शायद। हाँ, ये भी कहा जाता है कि उनके जो हिंदू पड़ोसी थे उनके बीच जो पुराने पारंपरिक रिश्ते थे उनमें कुछ कमजोरी आई। और ये भी जिक्र है कि ये आंदोलन असल में कामयाब आजादी के बाद ही हो पाया मेवात में। जी हाँ, इस आंदोलन को हम देख सकते हैं भारत के अलग अलग मुस्लिम समुदायों में एक तरह की सांस्कृतिक एकता लाने की कोशिश के तौर पर, उन्हें संगठित करने की कोशिश। दिलचस्प। और देखिए यहाँ भी उन्होंने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन यानी लोगों को संगठित करने के तरीके का इस्तेमाल किया, लेकिन मकसद बिल्कुल अलग था। हाँ, अलीगढ़ में मकसद था आधुनिक बनाना, यहाँ मकसद था धार्मिक रूप से एकजुट करना। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक ही तरीका अलग अलग लक्ष्यों के लिए कैसे इस्तेमाल हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे ये दो आंदोलन, अलीगढ़ और तालिबाग, बिल्कुल अलग अलग रास्तों से मुस्लिम समुदाय में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे थे। जी, एक आधुनिक शिक्षा और तर्क के रास्ते, दूसरा धार्मिक पहचान और परंपरा को पुख्ता करने के रास्ते। और एक खास बात जो दोनों में कॉमन दिखी वो ये कि दोनों ने, चाहे लक्ष्य कुछ भी हो, अपने मकसदों के लिए लोगों को जोड़ने पर यानी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पर भरोसा किया। सही कहा। इससे ये साफ होता है कि बदलाव के लिए लोगों को साथ लेकर चलना कितना जरूरी है, चाहे दिशा कोई भी हो। बिल्कुल। भारत में जो पिछड़े वर्गों के आंदोलन हुए उन पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो खासतौर पे 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत पर फोकस करती है, जब ये आंदोलन उभर रहे थे। जी। ये वो दौर था जब बहुत कुछ बदल रहा था। हाँ, तो समझने की कोशिश यही है कि ये आंदोलन आखिर शुरू क्यों हुए, मतलब इनके पीछे क्या वजहें थीं, और कुछ खास उदाहरण भी देखेंगे। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि माहौल तो बन ही रहा था, मतलब एक नई सामाजिक धार्मिक चेतना। हाँ, वो जागृति आ रही थी। ऊपर से ब्रिटिश राज आया, नए विचार फैले। जी, और साथ ही जो निचली जातियां थीं उनमें वो ब्राह्मणवादी दबदबा और जाति व्यवस्था का जो दमन था, उसके खिलाफ एक सोच, एक गुस्सा वो तैयार हो रहा था। अच्छा, और इसमें वो ईसाई मिशनरीज और हिंदू सुधार आंदोलन, उनका भी रोल रहा होगा। हाँ, उन्होंने भी एक तरह से इस जागरूकता को बढ़ाने में मदद की। चलिए तो फिर इस विषय को थोड़ा और खोलते हैं। MSA राव का जो विश्लेषण है वो कहता है कि ये आंदोलन पिछड़े वर्गों के लिए बड़े बदलाव लाए। हाँ, ट्रांसफॉर्मेटिव थे, कह सकते हैं। और 3 मुख्य आंदोलनों का जिक्र आता है बार बार। पहला है द्रविडियन आंदोलन, ये मद्रास प्रेसिडेंसी में। कैसे शुरू हुआ ये? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, हुआ ये कि पश्चिमी शिक्षा फैली, ईसाई धर्म का भी प्रभाव पड़ा, तो मद्रास प्रेसिडेंसी के जो गैर ब्राह्मण थे उनमें एक नई समझ पैदा हुई।
अच्छा। उन्हें लगने लगा कि भाई अगर हमें तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो ये जो व्यापार और राजनीति में ब्राह्मणों का दबदबा है, उसे कम करना हो। हाँ, उसे तोड़ना जरूरी है। और इसी सोच से फिर वो 1916 का गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र आया, जी हाँ, और फिर बना दक्षिण भारतीय संघ, जो बाद में जस्टिस पार्टी बना। बिल्कुल। लेकिन असली जो जान फूंकी वो शायद ईवी रामास्वामी नायकर यानी पेरियार ने। हाँ, उनके स्वाभिमान आंदोलन 1925 में। सही कहा। स्वाभिमान आंदोलन तो पूरी तरह द्रविड़ विचारधारा पर आधारित था। मकसद बिल्कुल साफ था। क्या था मकसद? गैर ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों जिन्हें वो बाहरी आर्य मानते थे, उनके सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि धार्मिक नियंत्रण से भी आजाद कराना। पेरियार के लिए तो ब्राह्मण मतलब हर तरह के शोषण का प्रतीक थे। और उनके तरीके भी काफी रेडिकल थे, जैसे वो पत्रिका कुड़िया रासू, हाँ, बिना ब्राह्मण पुजारी के शादी करवाना, मंदिरों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश और मनुस्मृति जलाना। ये मनुस्मृति जलाना तो बहुत बड़ा कदम था, है ना? बिल्कुल। वो उसे जाति आधारित भेदभाव का आधार मानते थे, तो उसे जलाना मतलब उस पूरी व्यवस्था को ही नकार देना। एक सिंबॉलिक विरोध। जी। और आगे चलकर 1944 में यही स्वाभिमान आंदोलन और जस्टिस पार्टी मिल गए और द्रविड़ कड़गम बना, जिसने वो बराबरी वाली विचारधारा को आगे बढ़ाया। बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरे आंदोलन पर आते हैं। केरल का श्री नारायण धर्म परिपालन यानी SNDP आंदोलन। हाँ, SNDP। ये इजावा समुदाय से जुड़ा था, जिन्हें अछूत माना जाता था। जी। इजावा केरल की ताड़ी निकालने वाली जाति थी और उन पे पाबंदियां बहुत थीं, सामाजिक भी, धार्मिक भी। कैसी पाबंदियां? अरे सोचिए, मंदिर में नहीं जा सकते, महिलाओं को सीना ढकने की इजाजत नहीं थी, पक्के मकान नहीं बना सकते थे। बाप रे, बहुत मुश्किल हालात थे। जी। फिर श्री नारायण गुरु आए। उनके नेतृत्व में इजावा समुदाय ने इस ब्राह्मणवादी दबदबे को चुनौती दी। हाँ, उन्होंने हिंदू धर्म की ही एक नई व्याख्या की, आत्मसम्मान और बराबरी की बात की। अच्छा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? क्या? उन्होंने सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने ब्राह्मणवादी ढांचे के समानांतर मतलब पैरेलल अपना खुद का सिस्टम खड़ा कर दिया। मतलब? अपने मंदिर, अपने पुजारी, अपने मठ। अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग तरीका था। हाँ, ये सशक्तिकरण का एक बहुत अनोखा तरीका था। व्यवस्था को बाहर से एक विकल्प दे दिया। और इसके नतीजे भी दिखे होंगे। बिल्कुल दिखे। आंदोलन ने कई अधिकार हासिल किए, जैसे पब्लिक स्कूलों में एडमिशन, सरकारी नौकरी, मंदिरों और सड़कों पर जाने का हक, शिक्षा मिली तो नए व्यवसायों में भी आए। तो ये एक सफल प्रयास माना जा सकता है। हाँ, अछूतों द्वारा पारंपरिक सत्ता को बदलने के शुरुआती कामयाब प्रयासों में से एक है ये, निश्चित रूप से। अब तीसरा जिक्र है महाराष्ट्र के महार आंदोलन का। महारों की स्थिति भी वैसी ही थी, है ना? अछूत माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। उन्हें गांव के वो सारे छोटे मोटे काम या जो गंदे समझे जाते थे वो दिए जाते थे। जैसे? अरे वही झाड़ू लगाना, मरे जानवर उठाना वगैरह। और कुएं, स्कूल, इन सब बुनियादी चीजों से भी दूर रखा जाता था। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने भी आवाज उठानी शुरू की। जी हाँ, संगठित होना शुरू किया। VR शिंदे जैसे नेता थे जिन्होंने मदद की, लेकिन असली तेवर और दिशा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर से ही मिली। हाँ, अम्बेडकर का नाम तो महार आंदोलन से जुड़ा ही है। बिल्कुल। अम्बेडकर ने फिर राजनीतिक रास्ता अपनाया, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की। अच्छा। मंदिरों में एंट्री के लिए सत्याग्रह किए। और यहाँ भी देखिए, मनुस्मृति दहन हुआ। हाँ, वो सांकेतिक विरोध यहाँ भी था। जी। और अम्बेडकर ने ही बाद में मेहरों को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित किया। ऐसा क्यों? उन्हें क्यों लगा कि हिंदू धर्म में रहकर सुधार नहीं हो सकता? देखिए, अम्बेडकर का मानना था कि हिंदू धर्म की जो वर्ण व्यवस्था है वही सारी समस्या की जड़ है, और उसके भीतर रहकर दलितों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में कोई बुनियादी सुधार हो ही नहीं सकता। इसलिए उन्हें लगा कि धर्म बदलना ही एक रास्ता है। अच्छा, तो इस आंदोलन से मेहरों में काफी जागरूकता आई होगी? जबरदस्त जागरूकता आई, अपने शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक हकों को लेकर, और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार भी हुआ, यकीनन हुआ। तो ये थे कुछ प्रमुख आंदोलन जिन्होंने समाज में जो गहरी जड़ें जमाए बैठी थी बुराइयां, उनको चुनौती दी, बराबरी और सम्मान के लिए एक लंबी लड़ाई शुरू की। हाँ, इसमें वो पहलू भी है कि शायद ब्रिटिश सरकार ने भी इन आंदोलनों को थोड़ी हवा दी हो अपनी फूट डालो राज करो नीति के तहत। हाँ, ये बात भी ध्यान देने लायक है। उन्होंने शायद स्वतंत्रता संग्राम को कमजोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया हो। लेकिन इन आंदोलनों की जो खूबी है वो सिर्फ विरोध में नहीं है, बल्कि उन्होंने शिक्षा के जरिए अपने समुदाय को संगठित करके
सामाजिक कामों से मतलब पॉजिटिव तरीके से बदलाव लाने का रास्ता भी दिखाया। सही कहा, सिर्फ विरोध नहीं बल्कि निर्माण भी किया। किसान आंदोलन, हमारे पास जो स्रोत हैं उनसे इन संघर्षों की वजह और मतलब जो पूरी कहानी है वो समझने में मदद मिलती है। हाँ, कोशिश यही है कि इन स्रोतों से खास बातें निकालें, समझें कि ये आंदोलन क्यों हुए और इनका असर क्या रहा। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ जमीन या फसल के झगड़े नहीं थे। हाँ, ये बात तो है। स्रोत बताते हैं कि ये उस वक्त के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचों के खिलाफ संघर्ष थे। मतलब ब्रिटिश शोषण तो था ही, फिर जमीन पर किसानों का पक्का हक न होना, साहूकारों का कर्ज वाला जाल और हाँ, जमींदारों का जुल्म, ये सब बड़े कारण थे। हाँ। और स्रोतों में कई आंदोलनों के नाम आते हैं, जैसे तेलंगाना, नक्सलवादी, मोपला, नील विद्रोह, खेड़ा, एका, फराजी भी। और एक चीज जो दिखती है वो है वर्ग संघर्ष वाली सोच, खासकर तेलंगाना, नक्सलवादी और मोपला में, है ना? हाँ, ये बात कई जगह उभर कर आती है। तो कुछ खास उदाहरणों को देखते हैं, जैसे 1859-60 का नील विद्रोह, वो तो काफी जोरदार और फैला हुआ था। हाँ, नील विद्रोह वाकई खास था, इसलिए भी क्योंकि इसमें सिर्फ किसान ही नहीं थे, कुछ जमींदार, साहूकार और पढ़े लिखे लोग भी साथ आए। अच्छा। हाँ, वो नील की जबरदस्ती खेती के खिलाफ था। नदिया जिले में दिगंबर और विष्णु विश्वास, उन्होंने हड़ताल शुरू की और वो कामयाब रही। तो सरकार पर दबाव बना होगा? बिल्कुल, सरकार को नील आयोग बनाना पड़ा और फिर उसकी सिफारिशों से 1862 का एक अधिनियम भी बना। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये ब्रिटिशों के खिलाफ पहली बड़ी संगठित जीत जैसी थी। लोगों ने देखा कि मिलकर आवाज उठाने से फर्क पड़ता है। उसी दौर में बंगाल में एक और आंदोलन था, शायद फराजी आंदोलन, स्रोत उसका भी जिक्र करते हैं। हाँ, फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में। शुरू में यह धार्मिक सुधार पर ज्यादा केंद्रित था, लेकिन वो भी किसानों के हक से जुड़ गया। बिल्कुल, जल्द ही वो किसानों के हक की लड़ाई बन गया, खासतौर पे जमींदारों और वो जो नील उगाने वाले अंग्रेज थे उनके खिलाफ। ये भी उस अन्याय के खिलाफ एक अहम आवाज थी। अच्छा, फिर अब केरल चलते हैं। मालाबार इलाके का मोपला विद्रोह, ये तो काफी लंबा चला है ना? हाँ, बहुत लंबा। 1836 से लेकर 1919 के बीच कई बार ये भड़का। ये केरल के मुस्लिम काश्तकार थे, मोपला, और उनका संघर्ष ज्यादातर हिंदू नंबूदिरी और नायर जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। मुद्दे वही रहे होंगे, लगान, बेदखली। हाँ, मुद्दे वही थे, बहुत ज्यादा लगान, जमीन से निकाल देना, कर्ज का बोझ। स्रोत बताते हैं कि शुरू में तो ये जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ था, लेकिन बाद में कुछ और भी हुआ। हाँ। दुर्भाग्य से बाद में इसने कुछ सांप्रदायिक रंग भी ले लिया। कुंजा अहमद हाजी और अली मुसलियार जैसे नेता थे इसमें। और इसका नतीजा? इसे बहुत सख्ती से दबाया गया, लेकिन इसके असर से बाद में मालाबार पट्टेदारी अधिनियम जरूर बना। काश्तकारों को थोड़ी राहत मिली उससे। अच्छा, इसी तरह का एक और आंदोलन का जिक्र है अवध क्षेत्र में, एका आंदोलन। हाँ, एका आंदोलन 1921 के आसपास। अवध यानी आज का उत्तर प्रदेश। एका का मतलब ही है एकता। किसके खिलाफ था ये? ये मुख्य रूप से बहुत ज्यादा लगान, मतलब 50% से भी ज्यादा, और जो गैर कानूनी वसूली होती थी उसके खिलाफ था। तो इसमें किसान और छोटे जमींदार साथ आए। हाँ, बिल्कुल। मदारी पासी इसके एक बड़े नेता थे। इसे भी दबा दिया गया, पर इसने भी किसानों की एकता की ताकत तो दिखाई ही। इन सब संघर्षों में एक चीज और है, नेतृत्व अलग अलग तरह का था। जैसे मोपला में स्थानीय नेता उभरे, तो खेड़ा में गांधी जी का तरीका दिखता है। बिल्कुल सही। गुजरात का खेड़ा सत्याग्रह 1918 इसका बढ़िया उदाहरण है। फसल खराब हो गई थी, लेकिन सरकार लगान माफ करने को तैयार नहीं थी। तब गांधी जी आए। हाँ, गांधी जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पांड्या, महादेव देसाई, ये सब नेता थे। इन्होंने किसानों को एकजुट किया और वो लगान नहीं वाला अहिंसक अभियान चलाया। सत्याग्रह वाला तरीका। हाँ, सत्याग्रह है। और आखिरकार सरकार को मानना पड़ा, लगान वसूली रोकनी पड़ी। तो ये गांधी जी के तरीके की एक बड़ी कामयाबी थी। ये तो बात हुई आजादी से पहले की, लेकिन स्रोत बताते हैं कि आजादी के बाद भी जमीन और हक की लड़ाई रुकी नहीं, जैसे तेलंगाना और नक्सलबाड़ी। नहीं रोकी, बिल्कुल नहीं। तेलंगाना का किसान संघर्ष वो 1946 से 51 तक चला, आजादी के ठीक आसपास। ये हैदराबाद के निजाम और जो बड़े देशमुख जागीरदार थे उनके जुल्म के खिलाफ था। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का बड़ा रोल था और ये हथियारबंद संघर्ष था। जमीन का बंटवारा इनका मुख्य लक्ष्य था। और नक्सलबाड़ी वो तो काफी बाद में हुआ। हाँ, नक्सलबाड़ी 1967 में। पश्चिम बंगाल का एक गांव,
वहां से जो आंदोलन शुरू हुआ वो ज्यादा रैडिकल था, माओवादी विचारधारा से प्रेरित, और उसने राज्य, जमींदारों, साहूकारों सबके खिलाफ हिंसक संघर्ष का रास्ता चुना। तो ये दोनों दिखाते हैं कि आजादी मिल जाने के बाद भी किसानों के जो बुनियादी मसले थे वो हल नहीं हुए थे। सही बात है, वो मुद्दे बने रहे। और अगर बिल्कुल हाल के दौर में देखें तो पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम आंदोलन वो काफी चर्चा में रहा था। हाँ, नंदीग्राम 2007, वो मामला वाकई दिलचस्प है। सरकार ने वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब SEZ बनाने के लिए जमीन लेने का नोटिस दिया और लोगों ने विरोध किया। जबरदस्त विरोध हुआ। स्थानीय लोगों ने, अलग अलग पार्टियों का भी समर्थन मिला उन्हें। भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति बनाई, फिर पुलिस कार्रवाई हुई, उसमें जाने गई, मामला और बिगड़ गया। और अंत में सरकार को वो SEZ का प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। स्रोत कहते हैं कि ये शायद पहली बार था जब किसी किसान आंदोलन ने सीधे सीधे ऐसी बड़ी विकास परियोजना को सफलतापूर्वक रोक दिया। ये तो काफी अहम बात है। हाँ, ये दिखाता है कि आज के दौर में भी संगठित किसान अपनी जमीन, अपनी आजीविका के लिए कैसे लड़ सकते हैं। तो इन सारे स्रोतों को अगर हम मिला के देखें तो एक बात तो साफ है, भारत में ये जो किसान आंदोलन हुए हैं वो अलग अलग शक्ल में शोषण के खिलाफ एक लगातार उठती आवाज रहे हैं। कभी नील विद्रोह जैसी बड़ी एकता दिखी, कभी खेड़ा जैसा अहिंसक सत्याग्रह हुआ, तो कभी तेलंगाना या नक्सलबाड़ी जैसा हथियारबंद संघर्ष भी। तरीके भले ही अलग थे। हाँ, तरीके अलग थे, लेकिन मकसद अक्सर वही था, अपने हक की लड़ाई, एक बेहतर जिंदगी की तलाश। बिल्कुल। भारत के कुछ बहुत अहम पर्यावरण आंदोलनों से जुड़े जो लेख हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये समझना कि भारत में पर्यावरण को बचाने के लिए लोगों ने कैसे और क्यों आवाज उठाई, ये काफी जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इन आंदोलनों की शुरुआत कैसे हुई, क्या वजह थीं, कौन मुख्य लोग थे और उनका असर क्या रहा, इसे समझना। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं शायद ब्रिटिश राज के बाद जो वन नीतियां बदली और फिर 70 के दशक में जो हुआ उससे। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कैसे लोगों ने अपने जंगल और अपनी जीवन शैली को बचाने के लिए वो पारिस्थितिकी आंदोलन शुरू किए। सही। देखिए, अंग्रेजों से पहले ना जंगलों पर समुदायों का एक पारंपरिक सा हक होता था। हाँ, वो तो था। लेकिन फिर 1965 और उसके बाद के कानूनों ने वो स्थानीय लोगों का नियंत्रण काफी कम कर दिया। विकास के नाम पर ही सही, पर नियंत्रण कम हुआ। अच्छा। तो इसी माहौल में 70 के दशक में जब संकट बढ़ा, लोगों ने अपने संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल की मांग की और आंदोलन खड़े हुए। और यहीं से वो मशहूर चिपको आंदोलन उभरा। नाम ही कितना, मतलब सीधा है, पेड़ों से चिपकना। हाँ बिल्कुल। पर ये सिर्फ पेड़ बचाने की लड़ाई नहीं थी। नहीं, वही मैं सोच रहा था, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात लगती है। बिल्कुल, ये अपनी संस्कृति, अपनी जीवन शैली बचाने की एक, आप कह सकती हैं, अहिंसक पुकार थी। इसकी शुरुआत तो खैर 1971 में दसोली ग्राम स्वराज्य संघ ने की। DGSS? हाँ, DGSS। पर इसकी असली ताकत ये थी कि ये किसी एक नेता के कहने पर नहीं था। ये रैणी, गोपेश्वर जैसे कई गांवों के लोगों का अपना खुद का विरोध था, एकदम विकेंद्रीकृत। और इसमें चंडी प्रसाद भट्ट की गांधीवादी सोच, हाँ, और सुंदरलाल बहुगुणा का वो जोशीला नेतृत्व, दोनों का बड़ा योगदान रहा। और असर तो जबरदस्त हुआ ना। हाँ, बहुत। तत्कालीन यूपी मतलब आज के उत्तराखंड में पेड़ों की व्यावसायिक कटाई पर 15 साल की रोक लगी। इतना ही नहीं, पश्चिमी घाट और विंध्याचल में भी कटान रुका, और इसने एक राष्ट्रीय वन नीति की जरूरत पर जोर डाला। तो चिपको ने तो काफी कुछ बदला, लेकिन सारे आंदोलन इतने सफल नहीं रहे शायद, जैसे टिहरी बांध वाला मामला। सही कहा। गढ़वाल में ही भागीरथी नदी पर वो टिहरी बांध बन रहा था। उसका विरोध भी बहुत लंबा चला। वीरेंद्र दत्त शकलानी जी की समिति थी, टिहरी बांध विरोधी संघर्ष समिति। हाँ, सुना है। उनकी मुख्य चिंता क्या थी? देखिए, एक तो वो पूरा इलाका भूकंप के लिहाज से बहुत संवेदनशील माना जाता है, मतलब खतरा था, और दूसरा बांध बनने से पूरा टिहरी शहर और एक बहुत बड़ा जंगल, वो सब डूब रहा था। सुंदरलाल बहुगुणा जैसे बड़े नेता भी जुड़े थे इससे, है ना? जी हाँ, जुड़े थे, पर इसे चिपको जैसा वो वैसा राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय जन समर्थन नहीं मिल पाया। क्यों? क्या लगता है? शायद मुद्दा ज्यादा पेचीदा था। विकास बनाम विस्थापन का सीधा सवाल था। सरकार भी शायद ज्यादा प्रतिबद्ध थी परियोजना को लेकर। अच्छा, इसके उलट केरल में साइलेंट वैली वाला आंदोलन तो पूरी तरह सफल रहा। हाँ, वो बिल्कुल सफल रहा। साइलेंट वैली परियोजना, केरल शस्त्र साहित्य परिषद और कई वन्यजीव संरक्षणवादी इसके पीछे थे। वहां क्या अलग था?
वहां ना सीधे तौर पर लोगों का विस्थापन कम था, तो आंदोलन ज्यादा बौद्धिक स्तर पर, नीतिगत स्तर पर लड़ा गया। अच्छा। चिंता थी भारत के एकमात्र बचे हुए कुदरती उष्णकटिबंधीय वर्षावन को बचाने की, वो साइलेंट वाली, और वहां की दुर्लभ लायन टेल्ड मकाक बंदर प्रजाति। हाँ, वो बहुत दुर्लभ है। बिल्कुल, और इससे WWF, IUCN जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी साथ मिला। फिर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी भूमिका निभाई और आखिर में परियोजना रद्द हो गई। तो वहाँ वैज्ञानिक तर्क और अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम कर गए। हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये तो शायद हाल के समय का सबसे ज्यादा चर्चित और बड़ा आंदोलन रहा है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के खिलाफ। बिल्कुल सही। शुरुआत तो 70 के दशक में हो गई थी, पर असली जोर पकड़ा इसने 80 के दशक के आखिर में। और यहाँ मुद्दा सिर्फ पर्यावरण का नहीं था, है ना? नहीं, यहाँ ये मानवाधिकार का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, क्योंकि बांधों से लाखों लोग विस्थापित हो रहे थे और उनमें ज्यादातर आदिवासी समुदाय थे। हाँ, उनके पुनर्वास का सवाल सबसे बड़ा था। जमीन, रोजगार, संस्कृति, सब कुछ। बिल्कुल। मेघा पाटेकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा जैसे कई बड़े प्रतिष्ठित लोग इससे जुड़े। उन्होंने विस्थापितों को एकजुट किया। और इसे तीनों प्रभावित राज्यों गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में काफी समर्थन मिला था। हाँ, काफी। विस्थापितों की अपनी लड़ाई तो थी ही, साथ में समाज के लोगों का, देश विदेश का समर्थन मिला। मांगे सीधी थीं, या तो बांध रोको या फिर विस्थापितों को सही मुआवजा और पुनर्वास दो। तो अगर हम इन सभी आंदोलनों को एक साथ देखें, चिपको, टेहरी, साइलेंट वैली, नर्मदा, एक बात तो साफ है, लोगों ने अपने पर्यावरण और अपने अधिकारों के लिए संगठित होना सीखा। हाँ, और अहिंसक तरीके अपनाए, नीतियों पर असर डालने की कोशिश की। चंडी प्रसाद भट्ट से लेकर मेधा पाटेकर तक इन नेताओं ने समुदायों को आवाज दी, उन्हें जगाया। सही कहा। हर आंदोलन ने अपनी छाप छोड़ी है। कुछ पूरी तरह कामयाब हुए, कुछ को आंशिक सफलता मिली, लेकिन सब ने वो जरूरी सवाल खड़े किए, विकास आखिर किसके लिए, किस कीमत पर, और जो लोग हाशिए पर हैं उनके अधिकारों का भारतीय सामाजिक आंदोलनों पर। जी। इनमें कई तरह के आंदोलनों का जिक्र है, जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार, हाँ, पिछड़े वर्ग, किसान आंदोलन और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे भी। बिल्कुल, काफी गहन दायरा है। हाँ, तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये आंदोलन क्यों इतने अहम थे और समाज पर इनका क्या असर रहा, खासकर जैसा स्रोतों में बताया गया है वंचित वर्गों पर। तो चलिए इसमें थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। तो स्रोत कहते हैं कि आंदोलन मतलब सिर्फ बदलाव की मांग भर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन्होंने असल में हाशिए पर जो समुदाय थे उनके लिए सामाजिक गतिशीलता मतलब आगे बढ़ने के रास्ते खोले। सही कहा। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक तरह से सीढ़ी बनाना था। इसमें सामाजिक धार्मिक सुधार भी थे, किसानों के हक की लड़ाई भी। पर सवाल ये है कि इनका असर क्या हुआ, मतलब जमीन पर। हाँ, और यही बात अहम है कि इनके ठोस नतीजे निकले। स्रोत इस बात पर काफी जोर देते हैं। अच्छा जी, कि महिलाओं, बच्चों, दलितों और जो गरीब किसान थे उनकी सुरक्षा के लिए बाकायदा कानूनी इंतजाम हुए। कानूनी इंतजाम जैसे सती प्रथा का खत्म होना या फिर विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता मिलना, ये सब इन्हीं आंदोलनों के दबाव का नतीजा था। तो ये दिखाता है कि कैसे मतलब संगठित होकर आवाज उठाने से सच में सुरक्षा मिलती है कानूनी तौर पर। और ये भी दिलचस्प है, स्रोत ये भी बताते हैं कि सुधारकों ने समुदायों को जगाने और जोड़ने के लिए समाज कार्य के तरीके अपनाए। हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। ये सिर्फ भाषण देना या लिखना नहीं था। क्या स्रोत बताते हैं कि ये तरीके असल में क्या थे, मतलब कैसे किया उन्होंने ये? हाँ, कुछ हद तक इशारा मिलता है, जैसे लोगों को संगठित करना, उनमें जागरूकता फैलाना, याचिकाएं देना, बैठकें करना। अच्छा, मतलब जमीनी स्तर पर काम। बिल्कुल। मूल रूप से ये कोशिश थी कि लोग अपनी समस्याओं के हल के लिए खुद सशक्त हों। सही। बदलाव ऊपर से थोपना नहीं, बल्कि समुदाय को अंदर से सक्रिय करना, यही संगठन, यही चेतना वो इन आंदोलनों की जान थी। तो ये जो संगठित प्रयास हैं, ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं लगती। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत में नंदीग्राम आंदोलन का भी जिक्र है, हाँ। जिसे हाल के दौर का एक सफल किसान आंदोलन माना जाता है। हाँ, नंदीग्राम, पश्चिम बंगाल में। इसके बारे में स्रोत क्या खास बताते हैं? स्रोत इसे एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण मानते हैं। ये 2007 के आसपास की बात है, जब विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए जमीन लेने की बात थी।
और इसे सफल इसलिए माना जाता है क्योंकि किसानों और स्थानीय लोगों ने इतना जबरदस्त संगठित विरोध किया अच्छा, कि सरकार को आखिरकार पीछे हटना पड़ा, अपनी नीति बदलनी पड़ी। तो ये दिखाता है कि संगठित हो तो हाँ, कि सामूहिक एकजुटता और सामाजिक कार्रवाई से न सिर्फ पॉजिटिव बदलाव आ सकता है, सही, बल्कि जो बड़ी ताकतवर संस्थाएं हैं उनकी नीतियों का भी असरदार तरीके से विरोध हो सकता है। तो ये उन पुराने आंदोलनों की भावना का ही एक नया रूप हुआ। बिल्कुल, वही संगठित होने की ताकत। तो अगर हम इन सब बातों को समेटें तो इन स्रोतों से मुख्य संदेश क्या निकल रहा है? देखिए, सार यही है कि भारत में सामाजिक आंदोलनों का इतिहास बहुत लंबा और प्रभावशाली रहा है। हाँ, ये तो साफ है। चाहे वो सदियों पुरानी सामाजिक बुराइयों को चुनौती देना हो, या नागरिकों के अधिकार सुरक्षित करना हो, या फिर नंदीग्राम जैसे मामलों में वो विकास के नाम पर जो विस्थापन होता उसका विरोध करना हो, जी, इन सब में संगठित सामूहिक कार्रवाई की भूमिका बहुत अहम रही है। वंचितों को आवाज देना, उन्हें ताकत देना, ये इन आंदोलनों का केंद्र रहा है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब लोग मिलकर खड़े होते हैं तो असर कितना गहरा होता है। और स्थायी भी। हाँ, स्थायी। ये सिर्फ उस वक्त की जीत नहीं होती, बल्कि समाज की सोच, उसकी बनावट में बदलाव लाने की ताकत रखती है। भारतीय सामाजिक शब्दावली पर कुछ नोट्स हैं, तो चलिए इनमें से कुछ अहम शब्दों को समझते हैं। ये शब्द हमें भारतीय समाज के इतिहास और उसकी बनावट पर एक नजर डालने में मदद करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो पहला शब्द है आधुनिकीकरण। स्रोत कहता है कि ये परंपरा से आधुनिकता की ओर बदलाव है। सुनने में तो ये सीधा लगता है, पर क्या ये इतना सरल था? देखिए, सतह पर तो ये एक बदलाव ही है, लेकिन असल में ये प्रक्रिया अक्सर समाज की जो पुरानी संरचनाएं हैं उनके साथ आप कह सकते हैं एक तनाव पैदा करती है। अच्छा। और यही तनाव हमें स्रोत में दिए गए दूसरे शब्दों को देखते हुए शायद ज्यादा साफ नजर आएगा। ये शब्द सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, मतलब ये उन अनुभवों और बदलावों की कहानियां भी हैं। बिल्कुल। जैसे स्रोत में पिछड़ा वर्ग का जिक्र है, हाँ। इसमें निचली जातियां और हरिजन शामिल है, ऐसा लिखा है। और केरल की इज़ाहवास, हाँ, इज़ाहवास, और महाराष्ट्र की महर जातियां। हाँ, महर, जिन्हें ऐतिहासिक रूप से अछूत समझा जाता था। ये तो सीधे सीधे समाज के बंटवारे की बात हो गई। सही कहा। ये शब्द हमें भारत की वो जो जटिल जाति व्यवस्था है और जो समुदाय हाशिए पर रहे हैं उनकी हकीकत दिखाते हैं। इज़ाहवास और महर को अछूत माना जाना वो उस दौर की एक कड़वी सच्चाई थी। और यहीं पर देखिए, स्रोत में बताई गई समानतावादी विचारधारा की अहमियत सामने आती है। अच्छा, समानतावादी विचारधारा मतलब ये सोच कि सब बराबर हैं। हाँ। और जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव ना हो। तो ये विचारधारा और अछूत जैसी सच्चाई, ये तो एकदम विपरीत चीजें हुई। निश्चित रूप से ये विचारधारा सीधे तौर पर पिछड़ा वर्ग या अछूत जैसी जो सामाजिक असमानताएं थीं उनको चुनौती देती है। स्रोत हमें ये दिखाता है कि कैसे बराबरी का विचार समाज में अपनी जगह बना रहा था, भले ही जमीनी हकीकत वो काफी अलग और जटिल थी। इन दोनों के बीच का जो टकराव है वही सामाजिक बदलाव की कहानी कहता है एक तरह से। ये दिलचस्प है कि कैसे विचार और वास्तविकता साथ साथ चलते हैं, भले ही उनमें विरोधाभास हो। अच्छा, अब अगर हम क्षेत्रीय और आर्थिक संरचनाओं की तरफ देखें तो स्रोत में मोपला का नाम आता है। हाँ, मोपला, मालाबार के मुस्लिम पट्टेदार। हाँ। और एक बहुत जाना माना शब्द है जमींदार। जमींदार, हाँ, ये शब्द भी काफी परते लिए हुए हैं। कैसे? स्रोत के हिसाब से देखें तो ये वंशानुगत राजस्व संग्रह करता थे, मतलब सरकार और किसानों के बीच की कड़ी। ओके। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कहीं ये शब्द किसी भी बड़े जमीन के मालिक के लिए भी इस्तेमाल होता था। अच्छा। तो ये हमें उस वक्त के जो भूमि स्वामित्व के पैटर्न थे और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ढांचा था उसकी एक झलक देता है। तो क्या स्रोत ये भी बताता है कि जमींदारों का असर सिर्फ पैसा इकट्ठा करने तक ही था या उनका सामाजिक दबदबा भी था? स्रोत का जो मुख्य ध्यान है वो उनके राजस्व संग्रहकर्ता या भूमि मालिक होने पर है। लेकिन देखिए, इतिहास देखें तो ये साफ है कि ऐसी आर्थिक शक्ति अक्सर सामाजिक प्रभाव के साथ ही आती थी। हाँ, वो तो है। हालांकि स्रोत इस पहलू पर बहुत विस्तार से नहीं जाता और मोपलाह का जिक्र हमें खास इलाके के विशिष्ट समूहों और उनकी आर्थिक स्थिति से रूबरू कराता है। समझ गई। अच्छा, अब आखिर में कुछ सामाजिक प्रथाओं से जुड़े शब्द है। एक है बहुविवाह। हाँ, बहुविवाह। स्रोत के मुताबिक इसका मतलब है एक पुरुष का एक ही समय में एक से ज्यादा पत्नियां रखना। उस समय की जो पारिवारिक संरचनाएं थी और जो सामाजिक मान्यताएं थी उनको समझने में मदद करता है। और एक बहुत
कह सकते विवादित और अब तो खत्म हो चुकी प्रथा सती का भी जिक्र है। सती, हाँ, जैसा कि स्रोत बताता है, वो हिंदू विधवा थी जो पति की चिता पर आत्मदाह करती थी। ये सिर्फ एक परिभाषा नहीं है, ये एक बहुत ही दर्दनाक सामाजिक हकीकत का प्रतीक है। सही। इसका जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर सवाल उठे, बहस हुई और आखिरकार इसे कानूनन खत्म किया गया। ये सामाजिक सुधारों की जरूरत और जो प्रगति हुई उसका एक बड़ा उदाहरण है। तो इन सब शब्दों को देखकर क्या समझ आता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की जटिलता, उसके इतिहास, जाति की सच्चाइयों और बदलती हुई प्रथाओं की खिड़कियां हैं। बिल्कुल सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये ऐतिहासिक शब्द और इनसे जुड़ी सच्चाइयां आज के भारत को किस तरह प्रभावित करती हैं। हाँ, क्या वो पुरानी संरचनाएं पूरी तरह मिट चुकी हैं? या उनके निशान अब भी बाकी हैं। इन शब्दों को समझना हमें आज की जो सामाजिक गतिशीलता है, जो चुनौतियां हैं, उनको बेहतर ढंग से देखने में मदद कर सकता है। और